डियर स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी आपसे सामंतवाद के जो पतन के जो कारण थे वो क्या क्या थे। सामंतवाद के पतन के कारण जो हम पढ़ चुके हैं। सामंतवाद के पतन के कारण अब हम जब पतन होगा तो कोई नई व्यवस्था आएगी। संभावना यही रहती है कि कोई एक व्यवस्था का पतन हो तो कोई नई व्यवस्था की स्थापना की ओर हम बढ़ते हैं। बढ़ते भी तो धीरे धीरे हैं, तो जो धीरे धीरे हम बढ़े उसको इन्होंने कहा संक्रमण। और वो जो संक्रमण हुआ, वो जो नई व्यवस्था आई उसका नाम था पूंजीवाद। अब बात है कि पूंजीवाद की स्थापना कैसे हुई, किस तरह से हुई। इसमें कई जो कारण थे, उसमें आर्थिक प्रवृत्ति की बात हमने की। मुद्रा का प्रचलन हुआ, बैंकिंग प्रणाली का विकास धीरे धीरे होगा। पहले कृषि ही सब कुछ था, तो धीरे धीरे अधिशेष, कृषि से जो अधिशेष आया। अधिशेष का मतलब है कि पहले तो आपके पास खाने के लिए ही जो अनाज उपलब्ध मुश्किल से होता था। अब जब अतिरिक्त जो अनाज खाने के बाद, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद जो अनाज बचता, तो उसको हम अधिशेष बोलते हैं। अधिशेष जब आया और कुलीनों के पास जो जागीरें बढ़ी, तो अधीनस्थों को जबरदस्ती खेती करने को मजबूर किया जाता था। इस सामंती ढांचे के अंतर्गत कृषि उत्पादन बाजार के लिए नहीं किया जाता था। लेकिन अब जब ये व्यवस्था का पतन हुआ, तो अब जो है बाजार के लिए उत्पादन किया जाने लगा। इससे बाजार के लिए वाणिज्य आधारित पूंजीवादी कृषि के रूप में विकसित होने की निश्चित सीमाएं थी। लेकिन अब धीरे धीरे पूंजीवादी कृषि के लिए न केवल एक निरंतर विकसित बाजार की आवश्यकता होती है, बल्कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए पूंजी एवं नई तकनीकों की भी आवश्यकता होती है। तो ये दोनों ही चीजें यहाँ पर मिली। ये पहले काल में नहीं थी, पूर्व काल में। इसके बाद अगर हम बात करें आपसे जनसंख्या का दबाव भी ज़्यादा बढ़ गया था 11वीं-13वीं शताब्दी में। तो उस समय आवास ज़्यादा बनाने पड़े। आवास ज़्यादा बनाने तो खेती के लिए भूमि कम हुई थी और तकनीक इतनी विकसित नहीं थी, तो उस समय ये विकास नहीं हो पाया था बाजार का, पूंजीवाद का। अकाल भी पड़े थे। मतलब कुल मिलाकर जो परिस्थितियाँ थी अकाल की, जनसंख्या वृद्धि की और नई तकनीक न आने की, इन सब परिस्थितियों के कारण से 13वीं शताब्दी तक ये व्यवस्था इतनी फल फूल नहीं पाई थी। सामंतवाद का ही बोलबाला था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे व्यवस्थाओं में परिवर्तन आया, तो ये व्यवस्था बदली। सामाजिक एवं राजनीतिक तत्वों का हाथ था, आर्थिक एवं सामाजिक तत्व, कृषिगत पूंजीवाद आया। अब बात करते हैं कि पूंजीवाद किस प्रकार के थे, कहाँ कहाँ फैले। तो उसमें कृषिगत पूंजीवाद था, मतलब कृषि के ही इर्द गिर्द सारी व्यवस्थाएं घूमती थी। इसे मुख्य रूप से इंग्लैंड, नीदरलैंड, फ्रांस का बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं जो हमारा मुख्य टॉपिक है आज का, जो हम आपको करा भी चुके हैं, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। वाणिज्यिक एवं औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। पूंजीवाद का जो अर्थ है ग्रेस के अनुसार, इतिहासकार के लिए पूंजीवाद पूंजी के निवेश अथवा प्रयोग द्वारा जीविका कमाने की एक व्यवस्था है। निवेश करेंगे, निवेश पूंजी का ही होगा और उससे आजीविका कमाएंगे। बात तो सिंपल सी है। लेकिन पूंजीवाद में हम जब बात करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की बात आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं और कम से कम साधनों के माध्यम से, जैसे भी कार्ल मार्क्स इसमें श्रमिकों का सिद्धांत लेके आते हैं कि श्रमिकों का शोषण होता है पूंजीवाद की व्यवस्था में। अत्यधिक लाभ कमाने के लिए किसी व्यवसाय या उद्योग में जब धन लगाया जाता है तो उसे पूंजीवाद कहा जाता है। इनकी ये कार्ल मार्क्स की परिभाषा है, उसको आप ध्यान रखें। तो वर्नट सोमबर्ट जो है वो अपनी पुस्तक मॉडर्न कैपिटलिज्म में कहते हैं कि पूंजीवाद की भावना अधिक से अधिक मुनाफा। वही बात दोबारा कुल मिलाकर मुनाफे पर या लाभ पर जो है ये बात घूमेगी। उसने पूंजीवाद में साथ में क्या बताया, भावना, संगठन एवं तकनीक को आवश्यक बताया। तो कुल मिलाकर दो चीजें इसमें महत्वपूर्ण है फैक्टर, एक पूंजी
और दूसरा मुनाफा। अगर मुनाफा नहीं आएगा तो ये उद्योग धंधे, ये व्यापार, ये लंबे समय नहीं चल सकते। तो विशेषताएं क्या बन गई? अगर हम विशेषताओं की बात करें पूंजीवाद की, यही विशेषताएं हैं कि एक निजी प्रणाली है। ये कैसी प्रणाली है? एक निजी प्रणाली है। इस निजी प्रणाली में उत्पादन पूंजी के जो साधन हैं उस पर जो स्वामित्व होगा वो भी निजी ही होगा, न कि सरकारी या लोगों के समूह का। विशेष रूप से सरकारी नहीं होगा ये। और साधन भी जितने होंगे वो भी राज्य के नियंत्रण से बाहर होंगे, राज्य का नियंत्रण नहीं होगा। और तीसरा जो विषय है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, ये इसकी विशेषता है। अब पूंजीवाद का जो विकास हुआ उसके विचारण है। हमने अभी बात की थी कि कोई व्यवस्था धीरे धीरे जो है पूर्ण विकास जो है लेती है। प्रारंभिक जो पूंजीवाद रहा वो आपका 1200 से लेकर 1750 ईस्वी तक रहा। उसके बाद जो पूंजीवाद आया वो था पूर्ण पूंजीवाद, जिसको इतिहासकार बताते हैं 1750 से लेकर 1914। और जो आज आधुनिक पूंजीवाद जिसकी हम बात करते हैं वो 1914 से लेकर अब तक जो चल रहा है उसकी बात करेंगे। प्रारंभिक पूंजीवाद तो आपका जो मध्यकालीन सामंती समाज था, सामंती समाज वाला ही जो समय है, आपने पढ़ा ही है। 1200 में तो सामंती व्यवस्था थी कि कृषक के पास अधिशेष उत्पादन होता था, सामंत उसको जबरदस्ती छीन लेता था। इस काल में धन नहीं था, मुद्रा नहीं थी। विशेष रूप से जो है विशेषाधिकार जो प्राप्त वर्ग था उसके पास धन ज़्यादा था। और लेकिन धीरे धीरे जब व्यापार, वाणिज्य, शांति, ये जो हमने पॉइंट्स पढ़े थे जो सामंतवाद के पतन में भी सहायक थे, ये सब चीज़ें बढ़ी तो लाभ अर्जित करने के लिए निवेश किए गए धन को जो है पूंजी कहा जाता था उस समय। और योद्धाओं, कृषकों, कारीगरों के अलावा एक नए वर्ग का उदय भी इस समय हुआ। और इस वर्ग के कारण से ही इस समय व्यापार में प्रगति हुई, तो व्यवस्था बदली। कुल मिलाकर सामंती व्यवस्था ही थी जो जिसमें वस्तुओं में भी अनाज का ही मामला ज़्यादा चलता था। इसको आप अपनी पुस्तक से थोड़ा अगर चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं, या मैंने जो नोट्स या रेफरेंस वीडियो भेजी हैं आप उससे पढ़ सकते हैं। पूंजीवाद का अर्थ हमने कर लिया है, विशेषताएं हमने कर ली है, और विकास का चरण भी हमने किया है अभी। अब हम बात करते हैं इसके लक्षण क्या लक्षण जो इसके थे, वही बातें इसमें रिपीट होने वाली दोबारा से। निजी पूंजी सब कुछ निजी अधिकारों में होगा। सरकार उनके संसाधनों की रक्षा करेगी कि वो उद्योग जो है चलता रहे, वो व्यवस्था चलती रहे। इसके लिए सरकार उनकी संपत्ति की रक्षा करती है, और सारे अधिकार जो संपत्ति का स्वामी होता है उसी के पास होते हैं, न कि सरकार के पास। हाँ, ये जरूर है कि सरकार कोई अवैध काम नहीं करने देती, अवैध काम करने का अधिकार नहीं देती। विरासत तो आपको पता ही है कि अब निजी संपत्ति है। जैसे हम कोई दुकान किसी ने कर रखी है तो अपने बेटे की, उसकी जो भी उसके बेटे होते हैं, उसके उत्तराधिकारी होते हैं, आमतौर पर उसी को देते हैं। यानी ये इसमें भी यही होता है कि उत्तराधिकारी पहले से तय हो जाता है कि भाई संपत्ति का अस्तित्व उसी से बना रहेगा, नहीं तो कोई भी ले जाएगा संपत्ति ऐसे तो उसकी, और वो पता नहीं क्या करेगा, तो वो अपने वैध अधिकारी को देता है। कई बार आजकल जब हम बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करें उनमें तो बोर्ड ऑफ मेंबर होते हैं, डायरेक्टरेट होता है, तो कई लोगों का शेयर साझा होता है उसमें। हालांकि है तो वो भी निजी कंपनियां, पूंजी कंपनियां, तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी जो बड़ा आज अध्यक्ष है या चेयरमैन है उसी का बेटा जो है बनता हो या बेटी बनती हो। आजकल जो योग्य व्यक्ति होता है उसको चुना जाता है विशेष रूप से, तो योग्य व्यक्ति को कमान दी जाती है ताकि वो उस विरासत को जो है और आगे बढ़ाए। उद्यम की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, किसी भी तरह का कर सकते हैं, आप उद्योग कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं, किसी में भी आप निवेश कर सकते हैं। उद्यम और किसी भी प्रकार का आप उद्यम, कारखाना है, फैक्ट्री है जो आप लगा सकते हैं। अकेले भी कर सकते हैं, दो लोग मिलकर भी कर सकते हैं, संयुक्त रूप से भी आप जो है कंपनी बना सकते हैं। उद्देश्य वही निजी लाभ कमाना होगा।
उद्यमकर्ता उत्पादन के साधनों को इस प्रकार से संगठित करते हैं कि जिसकी सहायता से उत्पादित माल और सेवाओं से ज़्यादा जो है लाभ मिले। इस कोई भी मशीन लगानी है, यूनिट लगानी है, उत्पादन कम करना है, ज़्यादा करना है, रेट बढ़ाना है, कुछ भी करना है तो उसका सबका उद्देश्य, रेट कम करना है तो उसका उद्देश्य लाभ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना ही होता है। उपभोक्ता की पसंद राजा है, भगवान है, भाग्य निर्माता है। आजकल ठीक है कुछ विज्ञापन जरूर इसको भटका देते हैं, भटकाव लाते हैं, लेकिन फिर भी उपभोक्ता जो है चीज़ को परखता है और परखने के बाद लेता है। उपभोक्ता ही मालिक है, जैसा उपभोक्ता चाहता है। बाजार जो उद्योगपति है, उद्यम करता है, वो उपभोक्ता की पसंद के अनुसार ही चीज़ बनाता है आमतौर पर कि भाई इसको क्या पसंद आएगा। और जो उपभोक्ता के अनुसार नहीं चलते उत्पादन करता वो पिछड़ भी जाते हैं। प्रतिस्पर्धा भी एक सबसे बड़ा मुख्य लक्षण है। इसमें आमतौर पर उपभोक्ता को लाभ होता है क्योंकि प्रतिस्पर्धा, जब कंपटीशन होगा इनमें तो क्वालिटी, एक तो क्वालिटी सुधरेगी, वस्तु की क्वालिटी सुधरेगी और एक रेट जो है जायज रहेंगे। क्योंकि बहुत लोग मिलकर एक ही टाइप की वस्तु बनाते हैं। मान लो साबुन ही बनानी है तो साबुन सैकड़ों कंपनियां बना रही है, हजारों कंपनियां बना रही है, तो एक से एक क्वालिटी सुधारने की कोशिश भी रहती है, रेट भी जायज मिलता है। अगर एक ही कंपनी को साबुन बनाने का अधिकार हो तो संभावना ये रहती है कि वो मनमर्जी के रेट लेगा। सरकारी कंपनी साबुन बनाए तो संभावना यही रहती है और क्वालिटी भी गिर सकती है। अब सब लोग अपनी गुणवत्ता जो है बढ़ाने की कोशिश करेंगे, वैरायटी आएगी, वैरायटी भी मिलती है। ये जो चीज़ें हैं ये हम आपको लिंक वीडियो में हमने इसके भेजे हैं और ये रिवीजन लेसन है आपका। पहला रिवीजन लेसन मैं आपको उसकी वीडियो शेयर कर चुका हूँ। ये रिवीजन लेसन 2 है आपका, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। आपका ये जो टॉपिक है, इसके बाद आपका लेसन, ये पहला जो लेसन है वो समाप्त हो जाएगा और ये मुख्य जो क्वेश्चन है, ऐसे टाइप जो क्वेश्चन है उसमें भी आपके ये आ सकता है। तो इसलिए इसको आप अच्छे से कर लें। कम से कम वही 4 या 5 पेज आपको लिखने होते हैं इस पर। तो आधुनिक जो पूंजीवाद था उससे विकास के कारण क्या थे, कि क्यों जो है पूंजीवाद जो है फैला, हम इसकी परिभाषाएं पढ़ चुके हैं। तो पहला जो बिंदु है वो है व्यापारिक पूंजीवाद। क्या है? व्यापारिक पूंजीवाद। 15वीं 17वीं शताब्दियों के बीच में हमने बात की थी, आप पढ़ चुके हो वैसे तो। राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हो गई थी, अनेक कारण थे उसके पीछे। और जब राष्ट्रीय राज्य स्थापित हुए तो इन्हीं देशों में व्यापारिक पूंजीवाद का उदय हुआ, क्योंकि कानून बन गए, शांति हो गई। जब अच्छा शांति का वातावरण होगा, शांति के वातावरण में व्यापार फले फूलेगा, व्यापारिक समृद्धि आएगी, तो व्यापारिक पूंजीवाद बढ़ेगा। पुनर्जागरण से भी, धर्म सुधार आंदोलनों से भी भौतिकवाद पर बल दिया गया। सुधार हुए जीवन में सुधार होंगे तो भौतिकवाद आएगा। भौतिकवाद आया तो विलासप्रिय वस्तु या जीवन के उपयोग आने वाली ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का जो निर्माण है वो बढ़ेगा। वस्तुओं का यही लौकिक, मतलब इस संसार में भी हमें ठीक से रहें, इसके लिए बात होने लगी। तो उससे धन एक तरफ हुआ, जीवन को सुखी बनाने के लिए धन चाहिए, धन करने के लिए पूंजीवाद को प्रोत्साहन दिया गया। अमेरिका ने, कई लोगों ने जो है बड़े बड़े जो नाविक अभियान थे वो भेजे। फिर नाविक अभियान भेजने से उनको मार्ग मिल गए तो कई नए देश मिले तो इन देशों ने वहाँ पर जाकर उपनिवेश स्थापित कर लिए और वहाँ पर कब्जा करके यहाँ का जो माल था वो कच्चा माल वो लेके जाते थे और अपना बना हुआ माल देते थे। फिर धीरे धीरे उन लोगों ने, जब ये इस प्रकार का पूंजीवाद खत्म हुआ तो इन लोगों ने पूंजी जो है ब्याज पर देनी शुरू कर दी। वहाँ पर रेलवे की स्थापना करनी थी, अन्य अन्य जो भी काम करने थे। तो उस सारे से धीरे धीरे जो है ये यूरोप की जो कंपनियां ही स्थापित हुई, निजी कंपनियां थी विशेष रूप से। लेकिन सरकार का इनको पूरा सपोर्ट था हर तरीके से, सुरक्षा में। तो संयुक्त कंपनियां बनी, जैसे आपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुना होगा। तो इन्होंने पूंजीवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनसंख्या में वृद्धि हुई। जनसंख्या में वृद्धि होने से क्या हो गया कि अब अनाज चाहिए ज़्यादा, जल्दी सबको लिए साधन उपलब्ध कराने थे।
तो ये जब आवश्यकता होती है तो आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो इस समय कुछ नए तकनीकी और आर्थिक जो है सुधार हुए, नए तकनीकी और आर्थिक सुधार जो हुए उनका जो जोर था वो व्यापार और कृषि पर लगा। फिर लोगों को इससे क्या मिला, भरपेट भोजन मिला। अब ये तो ठीक है जनसंख्या वृद्धि, लेकिन इसने पूंजीवाद के विकास में कैसे सहायता दी? जब जनसंख्या, खाना मिल गया, थोड़ा बहुत व्यक्ति जीवन जो उसका सुधार हो गया, जीवन ज़्यादा समय जीने लगा, तो लोग बहुत ज़्यादा हो गए काम करने के लिए, मतलब श्रम सस्ता हो गया। फैक्ट्रियाँ थी तो श्रम सस्ता हो गया, ज़्यादा लोग होंगे तो भाई काम दो, हमें काम चाहिए। और बड़े बड़े शहरों में जो है नई जनसंख्या ज़्यादा केंद्रित हुई, वहाँ पर कारखाने भी स्थापित हुए और सस्ता श्रम मिल जाता था। तो इससे ज़्यादा कारखाने चले, उद्योग चले, उससे पूंजीवाद का विकास हुआ। कृषि क्रांति, अब जमींदार कृषक जो सामंतवाद के पतन के बाद जो है शोषण कम हो गया था, तो कृषि क्रांति आई थी, तकनीकी खोज हुई थी यूरोप में पहले, तो उसके कारण से कृषि करना आसान हो गया, फसल उगाना ज़्यादा आसान हो गया, फसल ज़्यादा उगाई जाती थी। अब फसल ज़्यादा उगेगी तो उससे जमींदार कृषक जो है धनी होगा तो इन्होंने जो उनके पास पूंजी बचती, अधिशेष बचता, उससे को इन्होंने उद्योग में लगाना शुरू कर दिया, व्यापार में। तो इससे जो है कुछ उद्योगपति या जो पूंजीवादी कृषक थे जो है वो शहरों में गए, शहरों में भी इन्होंने उद्योग स्थापित किए। तो बड़ी संख्या में जो है मजदूरों की आवश्यकता थी। तो जो छोटे किसान, इस समय जो सामंतवाद व्यवस्था के कारण छोटे किसान या और अन्य जो किसान बेदखल हुए थे, बेरोजगार हुए थे, वो शहरों की ओर चले गए। तो इन उद्योगपति, जो बड़े उद्योगपति थे, और इन छोटे किसानों के मेल से जो है नई व्यवस्था का जो विकास हुआ, उसका नाम हम पूंजीवाद कहते हैं। नए मतलब ज़्यादा कारखाने लगे। बैंकिंग प्रणाली का विकास, पहले तो वस्तु का विशेष रूप से आदान प्रदान होता था, तो लेकिन उसके बाद धीरे धीरे महाजन आ गए या कुछ लोग आ गए जो ये काम करते थे, व्यापारी, बैंकिंग का। लेकिन कुछ समय के बाद पब्लिक बैंक आ गए। 1609 में एम्स्टर्डम, बैंक ऑफ एम्स्टर्डम आ गया, 1619 में बैंक ऑफ हैम्बर्ग आ गया, और 1800 में आखिर में जो है बैंक ऑफ फ्रांस भी आया। तो इस प्रकार से जो ये व्यवस्था बदली, इसमें व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, क्योंकि उन्होंने ही पूंजीवाद को बढ़ावा देना था, तो इनका जो पैसा था वो इन बैंकों में ज़्यादा सुरक्षित था और ब्याज भी मिलता था। और दूसरी चीज़ क्या थी, ऋण भी देते थे ये बैंक। किसी ने उद्योग धंधा स्थापित करना, ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है, तो ये ऋण भी देते थे, और वो ऋण आसान जो है किस्तों पर या सस्ते ब्याज पर मिलता था। तो इससे उद्योग धंधे लगाने में ज़्यादा सुविधा हुई, तो पूंजीवाद का विकास हुआ। शांति व्यवस्था की हम बात कर सकते हैं। जब भी अराजकता होगी तो कोई भी जो है, अराजकता में तो कोई व्यापार कुछ भी नहीं फलता फूलता, आपको पता ही है, सिवाय नफरत के। तो इंग्लैंड में भी 1815 में शांति हो गई, और 1814 में फ्रांस भी जो है, खासकर यूरोप भी जो नेपोलियन के जो युद्धों से मुक्त हो गया। तो अव्यवस्था कम हो गई, क्रांतियाँ कम हो गई। तो इससे जो है फिर आदमी का जो ध्यान है वो सारा किस पे गया, उद्योगों पर, पूंजीवाद पर, जो है इससे बढ़ावा मिला। फिर बात करते हैं हम औद्योगिक क्रांति की। औद्योगिक क्रांति सबसे बड़ा फैक्टर, इस पूंजीवाद के विकास में सबसे बड़े फैक्टर में से एक था। इंग्लैंड में सबसे पहले हुई, वहाँ पर बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाए गए, फैक्ट्रीज लगाई गई, खूब धन जो है पूंजीवादियों ने लगाया। और जब ये व्यवस्था बढ़ी, खूब मशीनें आ गई, सब व्यवस्था हो गई, तो कारीगर तो, मजदूर तो थे ही, जनसंख्या बढ़ने से अब मशीनें ज़्यादा आ गई तो और ज़्यादा उत्पादन हो गया। उत्पादन ज़्यादा हुआ तो अब वो लगाए कहाँ, तो आखिर में जो उपनिवेश इन्होंने बनवाए थे, उपनिवेशिक व्यवस्था जो है वो काम आई। इनमें इन्होंने जो है ज़्यादा माल वो बेचा, निर्मित माल बेचा, और कच्चा माल इन दूसरे से खरीदा। इस औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड नहीं अन्य देशों में भी फिर एक बड़ी भूमिका निभाई। राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हमने पहले ही पढ़ा था, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, ये स्वतंत्र देश या राष्ट्र स्थापित हो गए। तो इनके जो शासक थे, उनकी रुचि थी कि भी हमारा जो है धन और हमारी शोहरत, हमारा जो रुतबा है वो बढ़ना चाहिए,
अब उसके लिए क्या चाहिए, धन चाहिए। धन के लिए व्यापार करना पड़ेगा। व्यापार और उद्योगों पर इन्होंने खूब सहायता की, खूब जोर लगाया। उसका ही परिणाम था कि जो है भौगोलिक खोजें भी हुई, तकनीकी विकास भी हुआ, बैंक भी स्थापित हुए, और इन सब ने भी मिलकर क्या बढ़ाया, पूंजीवाद को ही बढ़ाया। भौगोलिक खोजों में आपने पढ़ा अनेक नए नए मार्ग, वास्को डी गामा हमारे यहाँ आया था सांत्रिकों की तरह, और उसके बाद आपने उससे पहले जो 1492 में कोलंबस अमेरिका पहुंचा और कंपास की खोज हुई, अनेक अफ्रीका के जो देश खोजे गए, वहाँ पर उपनिवेश बनाए गए, इन सब ने भी पूंजीवाद को बढ़ाया। बीमा प्रणाली, पहले तो डर रहता था अभी डकैती हो जाएगी, माल डूब जाएगा, खराब हो जाएगा, लेकिन अब जब बीमा प्रणाली आ गई तो व्यापारी अपना माल जो है बिना जोखिम के, कुछ ही बस पैसे लगते थे, बीमा करवा लेते थे। अगर उनका माल डूब जाता है, लूट लेता, तो उनको जो है एक अच्छा खासा जो है भुगतान वापसी हो जाता था। तो अब व्यापारी जो है बेखौफ होकर या कम डर में जो है व्यापार करने लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा व्यापार में लगाने लगे। नए आर्थिक विचार भी आए। फ्रांस में क्वेसने थे, गैरने थे, इन लोगों ने विचार दिए। विचारों का भी एक देखो, कोई विचारिक क्रांति से ही धीरे धीरे कोई चीज़ प्रैक्टिकल रूप में आती है। पहले विचार आएगा, फिर प्रैक्टिकल होगा, और प्रैक्टिकल आने से ही फिर ये सब काम हुए नहीं। इन्होंने कहा, इनका जो मुख्य एजेंडा था वो था स्वतंत्र व्यापार का, कि व्यापारियों को स्वतंत्रता दी जाए, उद्योगपतियों को स्वतंत्रता दी जाए, वो अपना व्यापार अपने हिसाब से कर सकें, उद्योग धंधे स्थापित कर सकें। और इसका लाभ भी मिला। एडम स्मिथ ने भी अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में यही कहा। इसके परिणाम स्वरूप, इन विचारों के परिणाम स्वरूप ही यूरोप के अधिकतर देश इस बात को मानते थे, और उन्होंने अपनी कंपनियों को, अपने लोगों को जो है इस काम के लिए प्रोत्साहित किया, और जिसके कारण से वो आगे निकल गए। हिसाब किताब की विधि में सुधार आ गया, रजिस्टर, बही खाता, सब कुछ लगाने लगे। उसमें कॉलम होते थे, क्रेडिट का, डेबिट का, लाभ का, हानि का, ठीक है। कैश बुक जैसे लिखी जाती है, आपको पता हो तो लेजर, बही खाता, दैनिक रोकड़ा जो लिखना है, वचनती जो कलमें हैं, छोटी कलमें हैं, बड़ी कलम है, वो सब मतलब रिकॉर्ड। अगर हम भी अगर कोई व्यवस्था बनाने की बात, अगर आप पढ़ाई की व्यवस्था नहीं बनाएंगे, आपको दिक्कत आएगी किस टाइम पढ़ना है, टाइम टेबल भी व्यवस्था है। तो ये भी एक हिसाब किताब की व्यवस्था थी, ये स्थापित हुई, तो इससे भी जो है पूंजीवाद का विकास हुआ। शुभ पूंजी कंपनियां, इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब नए नए समुद्री मार्ग मिले, नए नए राष्ट्रीय राज्य स्थापित हुए, तो उन देशों ने देखा कि भी बड़े बड़े जो उपनिवेश मिल गए हैं, तो वहाँ पर एक व्यक्ति जो है अकेला कोई बहुत ज़्यादा धन लगाकर बड़ा काम नहीं स्थापित कर सकता था। तो कई लोगों ने मिलकर, समूह ने मिलकर जो है धन लगाया, सरकार ने उसकी सहायता की, सरकार का हिस्सा होता था, टैक्स लेती थी, तो सरकार ने उसमें सहायता करके इन उद्योग कंपनियों को स्थापित किया। सहायता की बाहरी रूप से, तो बहुत सारी जो उद्यम कंपनियां थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच कंपनी, इन लोगों ने पूंजीवाद को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो इस प्रकार से आपका जो लेसन प्रथम है, पहला लेसन जो है ये समाप्त यहाँ पर हो जाता है। ये जो लिखाई है ये हो सकता है आपको थोड़ी कम समझ में आए, लेकिन अगर आप साथ के साथ अगर लेक्चर ध्यान से सुन रहे होंगे और अपने नोट्स आपको बनाने हैं, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और इसलिए हम दोबारा कर रहे हैं, तो इसलिए जब भी हम इसके बारे में ओरल टेस्ट लेंगे आपका, तो आप अच्छे से इसमें परफॉर्म करेंगे। तो इसमें आपके दो बड़े क्वेश्चन बन गए हैं, सामंतवाद के पतन के कारण, पूंजीवाद के उदय के कारण, और इनकी परिभाषाएं भी, यह संक्रमण किस प्रकार से हुआ। उसके बाद हमारा जो लेसन जो हम पढ़ तो चुके हैं, लेकिन उसकी भी हम रिवीजन करेंगे, वो है पुनर्जागरण। तो फिर वही बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सुबह 9 बजे आपकी क्लास होती है, उसमें आप ऑनलाइन आएँ, अटेंडेंस लगवाएं और काम करें। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो जो वीडियो मैंने शेयर की आपको यूट्यूब पे, उन वीडियो के बारे में कुछ पूछना हो तो इस समय भी पूछ सकते हो, नहीं तो 1:30 से 2:30 तो स्पेशली यही काम हमारा हर रोज़ रहेगा।